हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल का जो अपना टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसमें लास्ट टाइम मैं फ़िल्टर कर रहा था और उम्मीद करता हूँ कि फ़िल्टर की डेफिनेशन कम से कम सबको याद होगी। और एक टाइप का फ़िल्टर कर भी लिया था, ऊर्जा फ़िल्टर, एनर्जी फ़िल्टर कर लिया था। इसके बाद में आज दो टाइप के फ़िल्टर और करूँगा, संवेग फ़िल्टर और एक करेंगे वेग फ़िल्टर। ठीक बात है ना। अच्छा, अब एक बार डेफिनेशन दोबारा बताओगे आप कि संवेग फ़िल्टर किसे कहते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, छोटा ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो आप ये कहोगे कि एक ही प्रकार के द्रव्यमान, एक ही प्रकार के ऊर्जा, वेग, संवेग के कणों को या के आयनों को पृथक करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फ़िल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। और आज वाला कौन सा बताया मैंने, संवेग फ़िल्टर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक फ़िल्टर हो चुका है, बढ़िया था वो भी अपना। थोड़ी सी बात ध्यान देनी, उसमें दो टाइप के अपने कैपेसिटर काम में ले लिए थे। और एक तो था समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच में छिद्र था, सूक्ष्म छिद्र था। एक था बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र के लिए क्या कुछ था वो बात अपन ने कर ली है। आज हम बात करेंगे नंबर 2, और नंबर 2 वाला क्या बताया मैंने, संवेग फ़िल्टर। मैं थोड़ी देर पहले एक बात बोल चुका हूँ कि चूंकि ये आएगा तो कोई छोटा ही क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। संवेग फ़िल्टर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि संवेग फ़िल्टर किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाए वेग फ़िल्टर किसे कहते हैं। तो संवेग फ़िल्टर की डेफिनेशन की जब बात होगी तो आप लिखोगे एक ही प्रकार के संवेगों के कणों को प्राप्त करने का जो उपकरण होता है उसी को क्या बोलते हैं, संवेग फ़िल्टर बोलते हैं। बात याद होगी सबके। चलो तो देखो, माना अपना आवेश है या फिर जो धनायन है वो ये क्यों है, और क्यों बराबर अपन लोग जानते हैं नहीं होता ही है। धनायन है तो ये प्लस हो जाएगा और ऋणायन होता तो क्या होता है, माइनस हो जाता। इसको कुछ भी नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक चुंबक के बल लगता है, और उस चुंबक के बल का आपको सबको मालूम है क्यू वी बी साइन थीटा। देखो अगर ये आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड होता, ये है माना कि बी वेक्टर है, अगर इसमें आवेश आपका क्यों आवेश वी वेग से गति करे तो आप ये बोलते हो कि एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सबके याद है मेरे हिसाब से। यहाँ v और b के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अगर मैं इसी की बात करूँ, इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपका v इधर है और b आपका इस बोर्ड के अंदर की ओर है, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा क्यू वी बी। तो यहाँ पर केवल और केवल ये एक फॉर्मूला अपना काम में लिया जा रहा है, केवल और केवल एक फॉर्मूला अपना काम में लिया जा रहा है। ठीक है ना। तो देखो डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, टॉपिक क्या चल रहा है सबको पता है मेरे हिसाब से, संवेग फ़िल्टर। तो डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे हम। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक सर्कुलर है, या फिर ये कोई वलय है, इस वलय के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, इसका सेंटर O है। थोड़ा डायग्राम मेरे हिसाब से ठीक नहीं बना है, इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से सबको मालूम है। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका बोर्ड के परपेंडिकुलर और अंदर की ओर है। ये भी कर दिया, बात समझ आ गई सबके। अब देखो इसके यहाँ पर अपना एक पतला सा छेद करेंगे और एक यहाँ पे पतला सा छेद करेंगे। आवेश को देखो, ये यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, कभी यूँ मत सोचना कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल एक लाइन खींचेंगे इसलिए थोड़ा कर रखा है। आवेश को जब आप इधर से यूँ डालते हो तो ये आवेश यूँ आएगा, बात समझ आ गई। ये आपने आवेश क्यों डाला और ये आवेश क्यों आपका बाहर आ गया। जब ये आवेश क्यों बाहर आएगा तो उसका सबका, क्योंकि इस स्लिट से बाहर केवल वो ही निकलेगा जिसका संवेग फिक्स होगा। कैसे क्या होगा वो अपन देखेंगे। तो मेरे हिसाब से इतनी बात समझ आई सबके। तो देखो चुंबक के क्षेत्र बी वेक्टर में आवेश
क्यों, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एन ई पर बल या चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अगर मैं एफ वेक्टर लिखूं तो लिखूंगा क्यू वी क्रॉस बी लिखूंगा, या फिर क्या लिखूंगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन। अब बात आती है कि यहाँ पर साइन थीटा कितना है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात करूँ, मैं यहीं की बात करूँ तो वी इधर आपका और बी इधर है, तो थीटा कितना है यहाँ पर 90 है। तो ये आपके पास में आ गया क्यू वी बी या फिर एन ई वी बी। यहाँ वी क्या है, वी है क्यू का वेग, क्यू का वेग। अब देखो इस बल की डायरेक्शन किधर होगी, अगर आप सीधा याद ही करना चाहो तो एक अलग बात है, बाकी धनावेश पर बल दाहिने हथेली के नियम से दिया जाता है। तो देखो गति अंगूठा और ये अंगुलियां जो होती हैं ये दाहिनी हथेली के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को शो करते हैं। तो ये तो अंगुलियां तो नीचे की ओर है और गति इधर है, तो बल लगेगा सेंटर की ओर। तो देखो मैं ये कर देता हूँ, इस पर यह बल लगता है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की माना कि आर है और बल इस पर लगा कौन सा एफ वेक्टर लग गया। बात समझ आ गई सबके। तो यह बल केंद्र की ओर है और केंद्र की ओर है, तो यह क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। बात याद होगी सबके। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र एम वी स्क्वायर बटा आर, यह कहाँ से है आपके पास में, इससे आया, तो ये लिखा एन ई वी बी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक एम एक्स्ट्रा लिखा है, एम क्यू का द्रव्यमान है, एम है वो क्यू का द्रव्यमान, और एक आ गया आर, आर है इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। इन दोनों से देखें तो एक v तो कैंसिल होगा दोनों साइड का, तो ये क्या लिखा आपने एम वी बराबर आपका आ गया एन ई बी आर। एम क्या संवेग है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P बराबर एन ई बी आर। अब देखो जो आवेश, जो धनायन इस पथ से चलते हुए आएगा उसके लिए R कांस्टेंट है, B सबके लिए कांस्टेंट है, और N और E कांस्टेंट होते ही हैं अपने। किसी एक पार्टिकल की बात करूं तो आपका P भी क्या हो गया, आपका P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से मैं ये बात बोल रहा था कि जैसे ही ये आवेश इस स्लिट में से जब बाहर निकलता है तो उन सभी आवेशों का संवेग क्या होता है, नियत होता है। क्या बात क्लियर होगी सबके। अगर मान लो इससे बाहर नहीं निकलता है, संवेग नियत नहीं, जैसे कम ज़्यादा वाले संवेग वाले हैं, तो वो जैसे मान लो आपको दिखाई दे रहा है इधर चले जाएंगे या फिर इधर चले जाएंगे, ठीक बात ना। यानी ये वर्ताकार पथ केवल वही पार्टिकल पार करेगा, वही धनायन पार करेंगे जिनके लिए संवेग का मान क्या है, नियत है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ आ गई होगी। फिर देखो आपको इतना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा बात और ध्यान देनी है एक छोटी सी। बढ़िया फॉक्सन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये स्लिट, दोनों स्लिट और ओ तीनों सरलेखा में होनी चाहिए। तीनों किस में होनी चाहिए, एक ही सरलेखा में होनी चाहिए, यानी ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए। इसके लिए फिर बाद में देखो एक चुंबकीय क्षेत्र और अप्लाई कर रखा, उसका केवल डायग्राम बनाता हूँ और उसमें ये कर रखा है। हाँ भाई ये तो समझ आ गया मेरे हिसाब से। अपन को संवेग फिल्टर पूछे इतना ही करना है, बाकी देखो ये अगर आता है तो आप ये भी कर सकते हो। एक मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से लिया है, एक मिनट के लिए ये ले लिया, ये जो नीचे वाला भाग है ये वास्तव में है नहीं, ये मैग्नेट तो इतना ही है, चुंबकीय क्षेत्र इतना ही है मात्र, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, ये ओ हो गया, इसका ओ ये था, ये लाइन खींच दी। आयन सोर्स को यहाँ से डालते हैं और ये आयन सोर्स जैसे इधर से आते हुए यूँ आएगा और ये इधर से आते हुए यूँ आएगा। एक सेकंड रुको भाई, अब ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका क्या होगा, बी। ए ओ बी ये तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही सरलेखा में होनी चाहिए। जब इस चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका यहाँ बनाएगा कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। क्या इतनी बात के लिए होगी सबके। अरे है तो मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। इसमें एक बात लिखी हुई है, एक मिनट के लिए,
जैसे मान लो ये बीच वाला कोण ये 90 डिग्री है और बाहर निकलने का कोण क्या है 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट आपका आवेश से थोड़ा सा आगे जाएगा। बात समझ आ गई? अरे एक बार दोबारा सुन लेता हूँ। अगर केवल यहाँ पर है, यानी प्लस माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक है आपका धनायन, तो ये कहाँ जाएगा? इस पॉइंट बी पर जाएगा। मैंने एक बीच में एक और डाल दिया कोई धनायन जो कि 90 डिग्री पर यहाँ आपतित हो रहा है और बाहर भी कितने कोण पे निकल रहा है? 90 डिग्री पे। तो जब ये बाहर निकलता है तो ये पॉइंट इस पे जाता है, इसको बोल दो सी बोल दो। एक बार बात क्लियर होगी? अगर आपके अल्फा कण का संवेग जैसे मान लो अपन ने मान रखा mv नियत मान रखा है, नियत वालों का तो कैसे हो गया, अगर इससे ज्यादा है तो वो अल्फा कण आपका यूं चलता हुआ यूं आगे चला जाएगा। तो आप ये बता सकते हो मेरे हिसाब से कि नियत संवेग वाले यहाँ प्राप्त हुए या नहीं हुए, पॉइंट बी पे प्राप्त हो गए। ये डायग्राम अपने एग्जाम के लिए केवल इतना ही ध्यान रखना अपन को कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़िया फॉक्सन के लिए, अच्छे फॉक्सन के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो तो दो बातें ध्यान आपने रखी। एक तो 1 2 3 तीनों एक ही सरलरेखा में, तीनों क्या है? एक ही सरलरेखा में होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ये डायग्राम केवल मैंने यही सोच के बनाया है, परीक्षा के लिए नहीं बनाया है। परीक्षा में आगे एक आएगा, उसमें अपन बात करेंगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपने कंप्लीट याद करना है। और इसमें आपने क्या याद किया कि अच्छे फॉक्सन के लिए, फॉक्सन का मतलब एक ही पॉइंट पर प्राप्त करने के लिए, अच्छे फॉक्सन के लिए 1 2 और 3 तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही सरलेखा में होना चाहिए। इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। जैसे कल बात की थी, कल भी तो बात की थी, कल ये बात की थी कि वो आपने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रखा था, वो कोण केंद्र पे कितना बना रहा था? 127 डिग्री बना रहा था, 127 डिग्री बना रहा था। अब अपना एक फिल्टर और है, वेग फिल्टर। तो नंबर 3 लिखा वेग फिल्टर, वेग फिल्टर। इसमें भी कुछ नहीं है, पहले वाली अगर बात ध्यान में है तो यहां पर करते क्या है कि दो टाइप के क्षेत्र एक साथ अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर। एक तो विद्युत क्षेत्र भी अप्लाई करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी अप्लाई करेंगे। इसका डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हो। शुरुआत आप ऐसे करोगे कि धनायन है वो क्यों है, ठीक बात है। माना कि ये v वेग से गतिशील है, इसको v वेग से गतिशील करवाएंगे। फिर बाद में देखो क्या कुछ होता है वो देखें हम। तो ये एक डायग्राम सा बना दिया, ये स्लिट थोड़ी पतली कर देता हूँ, स्लिट वास्तव में पतली होती है। ये कर दिया, क्रो लगाया है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये तो। अच्छा, फिर बाद में यहां से अपन आवेश डालेंगे, यहां ये जो साइड है ये, इसको कर देते प्लस और ये कर देते माइनस। जैसे यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में आपने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होती है सबको पता है, प्लस से माइनस की ओर होती है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक आवेश ये डालेंगे, ठीक बात है। कुछ आवेश हो सकता है इधर चले जाएं, ये डिपेंड करेगा प्लस या माइनस है, तो प्लस है वो इधर नहीं आएगा, वो इधर चला जाएगा। कौन सा इधर जाएगा वो अपन बात करते हैं। तो यह आपने आवेश डाल दिया, क्यों डाल दिया, और बाहर आवेश निकला क्यों। अगर इसका वेग और निकलने वाले सब का वेग क्या होगा, समान होगा। कैसे होगा अभी बात करता हूँ। सबसे पहले इस पर दो बल लगते हैं। यहाँ पर आपने लगा रखा बी, तो लगा रखा चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा, और ई लगा रखा आपने विद्युत क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आपका होता है क्यू वी बी, क्यू वी बी होता है, बात ये भी याद होगी सबके। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, जैसे मान लिया मैंने एफ डैश है, तो वो अपन बार बार पढ़ते हैं क्यू ई होता है, सबको पता है। जब दोनों बी और ई परपेंडिकुलर होते हैं तो चुंबकीय आवेश पर लगने वाला बल भी क्या होता है, बल विपरीत दिशा में होता है। देखो कैसे, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था दाहिने हाथ का नियम, अंगुलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये गति की दिशा है, तो बल किधर लगेगा, इधर तो लगेगा। अरे प्लस पर बल इधर तो लगेगा, ठीक बात ना।
इसके बाद में जैसे एक सेकंड, ये मैंने गलत लगाया भाई, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगा है वो इस पर लग रहा है, इधर लग रहा है। इसको मैंने लिखा है यहाँ पर एफ लिखा है। क्या लिखा है? एफ लिखा है। विद्युत क्षेत्र पर प्लस आवेश के कारण बल किधर लगेगा? ये भी तो इधर लग रहा है ये। हाँ, इसमें गलती कहाँ हो गई? विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में अप्लाई कर दो अपने, क्या है विद्युत क्षेत्र ऐसे अप्लाई कर दो। ये तो कर दिया प्लस और ये क्या कर दिया माइनस। अब ठीक है काम। अब बल किधर लगेगा? प्लस आवेश पर बल लगेगा, इधर लगेगा। तो यह आपने कर दिया इस साइड में कर दिया एफ डैश। तो संतुलन की स्थिति में, अरे डाउट ये खत्म हो गई ना, मैंने प्लस माइनस गलत कर दिया। विद्युत क्षेत्र तो आप कैसे भी कर सकते हो कि इधर से इधर भी लगा सकते हो, इधर से इधर भी लगा सकते हो। अगर प्लस ये करते हो माइनस ये करते हो तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, इधर लगेगा। तो संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये लिखा क्यू वी बी बराबर क्यू ई डैश लिखा। दोनों साइड का क्यू कैंसिल है, तो यहाँ से आ गया आपका ई डैश, थोड़ी है ई है, यहाँ से आ गया ई अपॉन बी आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपका ई कांस्टेंट और बी कांस्टेंट है, तो वी आपका नियत होगा नहीं होगा? तो यानी मैं यही बात बोल रहा था, इस सलिड से जो आवेश बाहर निकलेगा उसका वी क्या होगा? नियत होगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? इस प्रकार आप एक समान वेग के आवेश प्राप्त कर सकते हो। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं, मेरे हिसाब से आपको याद होगी वेग फिल्टर किसे कहते हैं? तो एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा समान वेग के आवेशित कण प्राप्त करते हैं। धनायन तो है, आयन तो है, वो गति भी कर रहे हैं, लेकिन समान वेग के इधर से निकलेंगे, वो क्या कैसे होंगे? समान वेग के होंगे। तो देखो ये फिल्टर अपने कंप्लीट होते हैं। इससे अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।